कि राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी, 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आप वो बाकी का नहीं पढ़े, अपना जो ठीक था उतना पढ़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पढ़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल, 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत ने लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए। ये कहां से लाएंगे, कहां देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहां तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके हाथ को काम मिलता है तो आदमी अपने स्वतंत्र जीवन चलाता है। और इसी मनरेगा को मोदी साहब कहे थे, जब मैंने पूछा कि
मोदी साहब और जेटली साहब मनरेगा के लिए आप बहुत पैसा कम रखे हैं, क्या इसको अबोलिश करने वाले हैं क्या? तब उन्होंने क्या कहा मुझे, खरगे साहब इस मनरेगा को हम अबोलिश नहीं करेंगे, ये तो आपका जीता जागता स्मारक है कांग्रेस पार्टी का। पीएम ने खुद ने कहा था। हाँ, पीएम ने खुद ने कहा, उन्हें ही कहा था, जब कहा तुम्हारा जीता जागता फेल्यूर का ये एक स्मारक है, इसको मैं निकालता नहीं और पैसे दूंगा बोले। और थोड़े पैसे रख के बजट में, बाद में उनको जब सारे लोगों का, सारे स्टेट से जब प्रेशर आया, उसको बढ़ाना पड़ा। यानी खुद को उनको मालूम नहीं ये नरेगा चीज से कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोग जो पहले भूखे पेट सोते थे वो खाना खा के सोने लगे, जिनको काम नहीं मिलता था वो काम सरकार ने देने शुरू कर दिए। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टिक्का करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक तरफ नरेगा, एक तरफ ये अपना फूड सिक्योरिटी, ये सब बहुत न होने वाली चीजें हुई। वो भी हमने करके दिखाया, उसको भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन से हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो एक्ट बना के हमने दिया वो भी उस वक्त उन्होंने टीका की। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं, गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं अशोक को भी देने का, और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहां के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने, मैं क्यों दूं? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊं? मैं तो अपनी माता को 75 इयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए, मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूं मैं, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूं। ये कहीं किस लिए कह रहा हूं, हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़े छोड़े। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्या किए आप बोलिए, आप क्या नहीं किए हम बोलेंगे। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने वो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे, खरगे जी ने मेरे पिताजी को भी नहीं छोड़े, वो पहले ऐसे नहीं थे, यानी वो भी यानी ऐसे नहीं थे, कोई इनको सिखा रहा है इसलिए बोल रहे। लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ा मुझे, हम जो गारंटीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी
कहे थे, जैसा कि मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, आरटीए का और हमारे एजुकेशन का, हेल्थ मिशन का, ये सब हमने किया। और वही काम गहलोत जी ने अपने सरकार में बहुत से चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उन्होंने अनुष्ठान में लाया, लेकिन बाकी के भी नए नए स्कीम उन्होंने दिया। अब जो पढ़ के उन्होंने बताया, जैसा कि अपने लोगों के लिए जो सेहत के लिए, आरोग्य के लिए 25 लाख का कुछ था। चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज की राशि पहले 25 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 50 लाख की है। और दूसरी बात, ये तो सेंट्रल का भी हो गया, इनके 10 कार्यक्रम पहले के, अब के जो है 7 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनके, अरे ये गारंटी, और एक सस्ता गैस सिलेंडर 500 रुपए। तो ये सब हम करने जा रहे हैं, बोल रहे नहीं, हम करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या किए? सबको बोले, मेरी माँ, मेरी बहनें चूल्हे के सामने जब बैठती है, फूकने से जब फूकती है, धुआं जब आंखों में आता है, जब वो ये अपना उनके आंखों से पानी निकलता है, वो देखकर मुझे बहुत हैरान हुआ। तो इसलिए मैं फ्री गैस सिलेंडर दूंगा। बोले नहीं, फ्री गैस सिलेंडर। अरे भाई ठीक है, एक फ्री शुरू में तो दिए, उसके बाद में क्या किए? वो गैस सिलेंडर को बढ़ाते बढ़ाते 1150 रुपए किए, और अब इलेक्शन आए तो आपने क्या किया? 200 रुपए कम किया। अरे हमारे जेब से तो आपने पहले निकाल लिया, कम से कम ये 450 रुपए था, तो 450 का और 1150 का, हमारे जॉब से इतना पैसा निकाल लिए आप, कम से कम 900 रुपए निकाल लिए। 900 रुपए निकाल लेके आप 800-900 रुपए निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपए। तो ये, और हमको बोले, ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़, इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी, क्या रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम्स है, 7 ये हो 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपए बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज के लिए, कोई बोलता है कि एक भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपए, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपए 2 रुपए कई चीजों में बढ़ा ले रहे। तो लोग ये सुनेंगे नहीं, तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से अब हम ये भी करेंगे,
जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना, गरीब इतने हैं उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू की है। किसी को किससे हक छीन ले के लिए नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने ये शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं नहीं ये ठीक है बोले, तो फिर मोदी जी बोलते यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या, सुन गए, तो मैं बैकवर्ड का हूं। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले, वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही, फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या, अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं, ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के सोचिए, उनके जो कानून थे युवाओं के लिए हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खरगे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो, बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में, 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे, उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है। और ये सब निर्णय हम लेंगे, हमारी कैबिनेट जो चुन के आएगी नई कैबिनेट, उसमें ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं, इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण है। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए, मिले नहीं। किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके, 2 गुना आमदनी करके देता हूं बोले, मिला। तो ऐसे है। उसके बाद खाद्य, गोबर, ये सब, सॉरी, ये जो औषध है, ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देके गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, किसानों की हटाऊंगा। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे, उनको वहां पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजिटेशन में 750 लोग मर गए, और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसने, उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर
जीप चला दिया, कुचल दिया, तो फिर किसानों की भलाई कहाँ है? एमएसपी वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मैं बोला। उन्होंने सब छोड़ दिए। हम ये प्रूव करके बताए। अब हमारा प्रूव करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का, और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं है। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाए और इस जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े हिस्से किया हूं। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूंगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना, आप कहे आप उधर चले, मैं उद्घाटन करके इधर चला, ऐसा नहीं होना। आप पहले ही कैबिनेट में कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने बुला के मुझे ये घोषणा पत्र रिलीज करने के लिए कहा। और जैसा कहा गया कि जो मिशन 2030 हमने लॉन्च किया था, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी। उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया। वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्टिसिपेंट आए भी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर। खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी, तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टी निकालती है, चुनाव के बाद में उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा, इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे, उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है, अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो, सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी के। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है कि वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थान चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना, गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, इस कानून के तो इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, इनको पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी,
और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राइट थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी उन्होंने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, वो अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जो हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से, पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहाँ पर है, भूखमरी यहाँ पर है, कैसे आप बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का 5 कानून पास हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा, प्रदेशवासियों को। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पर आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12वें स्थान पर। और 2030 तक पृथ्वी की आय देश में नंबर 1 बने, ये हमारा सपना है, जो हमारा मिशन 2030 है उसमें। नंबर 2 2021 के अंदर हमारी स्टेट जीडीपी की दर 19.50 तक पहुंच गई, जो एक दशक के अंदर सर्वाधिक है। पूरे दशक में 10 साल के अंदर 21-22 में जीडीपी की विकास दर 90.50% तक पहुंच गई है राजस्थान की। ये सर्वाधिक है यहाँ पर एक दशक के अंदर। 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है। नेशनल एवरेज से दुगनी होना बड़ी बात है। उत्पादन खाद्यान्न का राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर। बीजेपी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पर थे हम लोग, आज हम 7वें स्थान पर आ गए। पीपल फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स के कारण से जो हमने रिफॉर्म्स किए थे, उसका फायदा मिला हमें। 21-22 में 24.5% और 22-23 में 16.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर। जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन वर्ष 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है, वहाँ हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमने बेहतर होती आर्थिक स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर, उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है। पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और 11.04% राजस्थान है। नंबर 2 है देश के अंदर, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। इसलिए हमने जो लाभ मिल रहा है, आर्थिक विकास बढ़ी हमारी, उसका लाभ हम जनता में शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ।